नाजरीन, थरपारकर में मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मिट्टी में सुबह से बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। तवील अरसे के बाद बारिश होने से सहराए थरपारकर के मंजर काबिले दीद बन चुके हैं। बच्चे बड़े सब ही खुशगवार मौसम के खूब मजे ले रहे हैं। अली गुल रिंद की रिपोर्ट देखिए। पानी की बूंद को तरसे सराय थरपारकर में पूरे एक साल बाद अब्रे रहमत खुशियों का सामान बनकर बरसी है। मिठी, नंगर पारकर और दीगर इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का मजा लेने के लिए बच्चों और बड़ों सभी ने रेत के तीनों और तालाबों का रुख कर लिया। बड़े अरसे बाद बारिश का पानी तालाब की शक्ल में जमा हुआ तो बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने मिट्टी के घर बनाकर खुशी का इजहार किया तो किसी ने अपनी मीठी आवाज में कलाम पेश करके बारिश को एंजॉय किया। दूसरी जानिब कुछ बच्चों ने घड़ी बट पार्क की खस्ता हाली पर मायूसी का इजहार भी किया। हम मीरपुर खास हैं बारिश के मजे में घूमने के लिए। यहाँ पे पार्क तो कोई है नहीं, अच्छा बनाए हुकूमत पार्क, ये हम गंदे पानी में घूम रहे हैं। मानसून की जो तीसरी बारिश हुई है यहाँ पे थरपारकर के अंदर, तो अभी हम पिकनिक पॉइंट घड़ी बिट पे आए हैं जहाँ पे गर्मी का जोर भी टूट गया है। फितरी हुस्न का ओपन म्यूजियम कहलाने वाला जिला थरपारकर बारिश के बाद हसीन नजारे पेश करने लगा। हुकूमत वक्त अगर थरपारकर के सहरा में डेजर्ट पार्क बनाए तो सेहत को फरोग मिल सकता है। कैमरा टीम के साथ अली गुलरिंद, 92 न्यूज, थरपारकर। फैसलाबाद डिवीजन में एक ऐसी अहम शाहराह भी मौजूद है जिसकी तामीर से पंजाब भर में तरक्की के नए बाब का आगाज हो सकता है। माजी की हुकूमतों ने इसे नज़रअंदाज किए रखा। ये शाहराह कौन सी है और इसकी अहमियत क्या है, जानेंगे आसिफ सिद्धू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद से बरास्ता चनियोट गुजरने वाली अहम शाहराह सरगोदा रोड, जो पंजाब ही नहीं मुल्क भर को सरकारी मंसूबों के लिए पत्थर, बजरी, रेत और सीमेंट सप्लाई करने वाली गाड़ियों की गुजरगाह है। इस रोड से रोजाना 5000 के करीब डंपर्स तमीराती सामान लेकर दीगर अजला का रुख करते हैं। लाहौर का ऑरेंज ट्रेन मंसूबा हो या रिंग रोड, लाहौर कराची मोटरवे हो या दीगर अजला के दर्जनों अंडरपास और फ्लाईओवर्स, मटेरियल इसी टूटे फूटे सिंगल रोड से सप्लाई होता है। लेकिन साल हर साल से इस सड़क को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इसमें जगह जगह खड्डे हैं और काफ़ी अरसे से इसकी तामीर नहीं हुई। बजरी, रेत, सीमेंट, ठीक है, ये हर चीज़ें चनियोट से जाती हैं और ये जो रोड है सर, ये रोड वन वे बनाना चाहिए और ये अच्छा बनाना चाहिए। लीगी दौर में 8 अरब की लागत से फैसलाबाद तक सरगोदा 2 रोया सड़क की तामीर करने का मंसूबा बना, लेकिन ख्वाबो ख्याल ही रहा। मौजूदा हुकूमत ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए रिसर्चर और एडवाइजर के लिए मुख्तस किए, लेकिन खर्च ना किए गए। अब हालत ये कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में इसका जिक्र तक नहीं, और ये सड़क 2 रोया ना होने पर अब खूनी सड़क के नाम से अपनी पहचान रखती है। या इस रोड के हादसात की वजह से 5-5, 10-10 रोजाना जनाजे उठते हैं, एक्सीडेंट इतने होते हैं इस रोड पे। रोड की इतनी हालत खस्ता है कि खामखा में हादसात का बायस जो है ये रोड बन रहा है। क्या हादसात भी बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा था, इसी ये चौक में भी हो रहे हैं, आगे भी पूरा टूटा चनियोट था। अपोजिशन में बैठे अवामी नुमाइंदे गुज़श्ता 10 साल इक़्तिदार के मजे लूटते रहे मगर खुद कुछ न किया, और अब सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डालकर बरियो जिम्मा होने की कोशिश में है। ये हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था, हमारी आवाम का भी, हमारा भी, और जिसका मैंने असेंबली में कई बार जिक्र किया, लेकिन हमारे हुक्मरान उससे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि हमने पंजाब के उन अजला में जहाँ से अपोजिशन जीत कर आई है, हमने डेवलपमेंट नहीं करवानी। मौजूदा हुकूमत ने रोड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनवाने की कोशिश तो की, मगर किसी कंपनी ने दिलचस्पी ना ली। सड़क पर 1100 से जायद क्रशिंग मशीनों के यूनिट हैं जो पत्थर पीस कर बजरी और दीगर मटीरियल बनाते हैं। अगर सड़क की तामीर ना हुई तो मुल्क भर में तामीराती मंसूबों के लिए कंस्ट्रक्शन की सप्लाई भी शदीद मुतासर होने का खदशा है। माहिरीन कहते हैं कि चनियोट के इस प्रोजेक्ट को सरगोदा मियांवाली से सीपैक मंसूबे के साथ मुंसलिक करके तरक्की की नई राहें खोली जा सकती हैं। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिटायर्ड एडिशनल आईजी गुलाम कादिर थेबू के ख़त का मामला, एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो का आईजी सिंध को वजाहती ख़त लिखने का फैसला सामने आया। अदील चांडियो ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, खत में बताऊंगा एडिशनल आईजी मनपसंद एसएचओज़ की तैनाती के लिए किस तरह दबाव डालते रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान से। हमीदुर रहमान, कहिएगा कि पहले खत में क्या लिखा गया और जवाबी खत में जवाब क्या आया?
एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो, जो कि 18 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं। गुलाम कादिर थेबो और एसएसपी हैदराबाद के माबैन इख्तलाफात की जो खबरें थी वो कई दिनों से गर्दिश कर रही थी, और ये इख्तलाफात जो है वो अब उस खत की सूरत में सामने आ गया है जो एडिशनल आईजी ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले हैदराबाद पुलिस के हवाले से लिखा है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद पुलिस के SHOs पर इल्जाम आयद किए कि वो जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करते हैं, मुख्तलिफ थानों में जो है वो जराइम पेशा अफराद से भत्ते लिए जाते हैं। तो इस तरह के इल्जाम लगाए एडिशनल आईजी रिटायर्ड गुलाम कादिर थेबो ने। अब एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो का इस हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना यह है कि वो इस हवाले से एक वज़ाती खत लिखेंगे आईजी सिंध को, जिसमें वो एडिशनल आईजी गुलाम कादिर थेबो के इल्जामात को न सिर्फ मुस्तरद करेंगे बल्कि बताएंगे कि 4 माह के दौरान एडिशनल आईजी गुलाम कादिर थेबो किस तरह उन पर मनपसंद SHOs की तैनाती के लिए दबाव डालते रहे, किस तरह एडिशनल आईजी गुलाम कादिर थेबो उनके काम में जो है वो रोड़े अटकाते रहे। इन तमाम सूरत हाल के हवाले से उनका कहना यह है कि वो अपने वज़ाती खत में अपना मौक़िफ़ देंगे। उनका ये भी कहना था कि 4 माह तक गुलाम कादिर थेबो हैदराबाद के एडिशनल आईजी रहे, लेकिन उन्हें हैदराबाद में उस वक्त कोई खराबी नजर नहीं आई। सिर्फ जाने से एक दिन पहले वो ये लेटर लिख के जो है उनको हैदराबाद की जो है तमाम खराबियां नजर आई, तमाम पुलिस की खराबियां नजर आई, और मुझ पर उन्होंने जो इल्जाम आयद किए वो सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने आयद किए। इससे कबल उन्होंने मुझे इस हवाले से कोई खत नहीं लिखा है। जो मुझ पर उन्हें खामियां दिखाई दे रही हैं, इल्जामात वो लगा रहे हैं, आईजी को उसकी वजाहत करूंगा, ये लिखा गया है एसएसपी की जानिब से। बहुत शुक्रिया हमीदुर रहमान इस हवाले से आगाह करने के लिए। लोड शेडिंग, नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शोकॉज नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर अवामी समात के दौरान तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। तहकीकाती कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नेपरा में गुज़श्ता रोज़ जमा कराई थी। तफसीलात के लिए राना तारिक हमारे साथ है। राना तारिक, कहिएगा कि तहकीकाती कमेटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है उसमें क्या फैक्ट सामने आए हैं? जी बिल्कुल, नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नेपरा ने शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले में अवामी समात के दौरान तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। ये 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी थी जिसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल थी। उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया की तरफ से। उन्होंने तहकीकाती कमेटी की जानिब से जो है वो प्लांट्स के विजिट किए गए, तमाम स्टेक होल्डर से रब्ते किए गए और तमाम इंतजामी मामलात भी देखे गए, जिसमें तमाम उन फैक्ट फाइंडिंग की रोशनी में जो है तहकीकाती कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो नेपरा में गुज़श्ता रोज़ जमा करवाई थी। जिसकी रोशनी उसके बाद नेपरा अथॉरिटी ने उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जो है आज के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ राना तारिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने 2 साला हुकूमती कारकर्दगी कौम के सामने लाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की कौमी और मुआशी पॉलिसियों, कोरोना से निपटने के लिए कोशिशों और खारजा महाज पर कामयाबियाँ आवाम के सामने रखी जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, क्या फैसला किया गया है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी हुकूमत है इसको अगस्त के आगाज़ में ही 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये फैसला किया गया है कि 2 साल हुकूमती जो कारकर्दगी है उसको कौम के सामने लाया जाएगा। बिलखसूस जो कौमी पॉलिसीज़ हैं और खारजा महाज पर जो कामयाबियाँ हैं वो आवाम के सामने होंगी। आज वफाकी काबीना को भी इस हवाले से बताया गया है कि रिपोर्ट आलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई है और रिपोर्ट में जो चीज़ें रखी गई हैं उनमें मुआशी चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया गया है, एहसास प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहकीन तक इमदाद पहुँचाने का तरीकाकार वो भी मामला सामने रह जाएगा। मुआशी हदाफ जो हासिल किए गए हैं, कर्जों की अदायगी, चीनी पेट्रोल बहरान के मामला पर जो पेश रफ्त है उस हवाले से भी कौम को आगाह किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ तकारीब में अपनी कारकर्दगी के हवाले से कौम को आगाह भी करेंगे और ओवरऑल जो पाकिस्तान को दाखिली और खारजी सतह पर कामयाबियाँ मिली हैं उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। जी ठीक है फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अभी आपको बताएं कि कोरोना के साथ टाइफाइड का खतरा भी मंडलाने लगा है। कौमी इदारा सेहत ने सूबों को मज़ाहमती टाइफाइड बारे हिदायतनामा जारी कर दिया है। हिदायतनामे की तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए बिलाल आफरीदी लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है। बिलाल, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं?
آج بالکل قومی ادارہ صحت کی ہدایت نامے کے مطابق متعلقہ حکام ٹائیفائڈ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بروقت تیاری کریں، اور ملک میں 2016 سے مزاحمتی ٹائیفائڈ کے کیس آ رہے ہیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما مونسون میں ٹائیفائڈ کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے مزاحمتی ٹائیفائڈ پر 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک بھی بے اثر ہے۔ اور ہدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاحمتی ٹائیفائڈ کی بروقت عدم تشخیص وہ علاج جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور ملک میں 3 قسم کے ٹائیفائڈ بخار جو ہے وہ سامنے ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے 3 دن بخار، پیٹ درد اور قبض کی علامات جو ہیں ان کو ٹائیفائڈ کی علامات کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماہرین ہیں، طبی ماہرین، ان کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر انفیکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جانوروں کو جب دیکھنے جائیں تو ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جانوروں کو جو ہے وہ ہاتھ نہ لگایا جائے، اور اگر قربانی کے لیے جانور خریدنے اگر منڈی جانا بھی پڑے تو ہاتھوں میں گلوز اور ماسک کا جو ہے وہ استعمال کیا جو ہے وہ لازمی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اکثر مچھر، چیچڑ اور پسو ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ احتیاط نہ کرنے کے باعث جو ہے وہ انسانی جسم پر جو ہے وہ چپک جاتے ہیں، جو کہ انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، اور گوشت میں بھی یہ انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت بھی استعمال سے قبل اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، اور صاف جگہ پر جو ہے وہ قربانی کی جائے، اور اس کی کھال کو بھی مکمل پلاسٹک بیگ میں پیک کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، ہدایات جو جاری کی گئی ہیں وہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اہم خبر آپ کو دیں، پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں کئی اہم بیوروکریٹس کے تبادلے کر دیے جائیں گے۔ آئندہ چند دنوں میں پنجاب کے کابینہ میں بھی اہم تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایڈیٹر فورم رانا عظیم سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ رانا عظیم، یہ بات کہی گئی کہ بیوروکریٹس کے تبادلے نہیں ہوں گے اب کے، لیکن اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہیں تبدیلیاں۔ دیکھیں، یہ بات جس نے بھی کہی کہ بیوروکریٹس کے تبادلے نہیں ہوں گے، یہ غلط تھی، چونکہ بیوروکریٹس کے تبادلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ بیوروکریٹس کے حوالے سے موٹو رپورٹس بن رہی ہیں۔ کچھ بیوروکریٹس کو تبدیل کر کے کسی اور جگہ کیا جائے گا، اور کسی کو پنجاب سے پنجاب بدر کیا جائے گا۔ جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کمشنر لاہور ایک ہفتے بعد تبدیل ہو گئے، ڈاکٹر شعیب تبدیل ہو گئے، اور آنے والے 48 گھنٹوں میں پنجاب کے اہم ترین بیوروکریسی میں تبدیلیاں شروع ہوں گی، اور یہ تبدیلیوں کا مرحلہ جو ہے یہ رکے گا نہیں، بلکہ اس وقت تک جب تک جن کے حوالے سے رپورٹس موجود ہیں ان کے تبادلے مکمل نہیں ہو جاتے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ صرف بیوروکریسی کے اندر نہیں، ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ بہت جلد جو ہے صوبائی کابینہ، جو پنجاب کی صوبائی کابینہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں۔ کچھ قلمدان واپس، کچھ وزراء سے قلمدان واپس لیے جا سکتے ہیں، اور کچھ وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ جی، کچھ وزراء سے قلمدان واپس لیے جا سکتے ہیں اور کچھ وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ رانا عظیم اس تمام تر معاملے پر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں کئی اہم بیوروکریٹس کے تبادلے ہوں گے۔ لگتا ہے این ڈی ایم اے کو ہی ختم کرنا پڑے گا، کیوں نہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیں۔ کرونا آز خود نوٹس کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی ہے، شاید بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نقد ادائیگی اس کمپنی کو کی گئی جس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، زبانی نہیں دستاویزات سے شفافیت دکھانی پڑے گی۔ جعلی ادویات سے متعلق چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جعلی ادویات بنانے والوں اور فروخت کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ عدالت نے ڈریپ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ ڈریپ سے امپورٹ کی گئی ادویات سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمران وسیم سے۔ عمران وسیم، خاصے سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں عدالت کی جانب سے، کیا کہا گیا ہے مزید؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے بعد آج ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ایک سماعت کی، اور آج عدالت نے این ڈی ایم اے کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ این ڈی ایم اے سے جب بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے، اور جو رپورٹ این ڈی ایم اے کی جانب سے داخل کرائی جاتی ہے، سپریم کورٹ میں جمع کرائی جاتی ہے، وہ رپورٹ ادھوری ہوتی ہے۔ این ڈی ایم اے کو حکومت کی جانب سے اربوں خربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا
है, NDMA को इंटरनेशनल डोनर से भी इमदाद मिलती है। ये एक एक पैसा जो हुकूमत या इंटरनेशनल डोनर से NDMA को मिलता है, ये शफाफ तरीके से जो है वो खर्च होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो शफाफियत पर सवालात उठाए जाते हैं उनके जवाब जो है वो NDMA से ही नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो रिपोर्ट्स पेश की गई है वो गैर तसल्ली बख्श है, इस पर क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके अदालत में तलब किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि क्यों ना हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह हुक्म दें कि NDMA के सारे इदारे को ही ख़त्म कर दिया जाए। हर जगह पर हमें NDMA नज़र आता है, चाहे सैलाब का इशू हो, चाहे कोरोना वबा का इशू हो, या उससे हटकर टिड्डी दल का इशू है, हर जगह पर हमें जो है वो NDMA नजर आता है, लेकिन बज़ाहिर हमें NDMA कैपेसिटी जो है वो नजर नहीं आती। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि NDMA की जो रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है। अगर अदालत इस रिपोर्ट को विथड्रॉ करने का हमें मौका दे तो एक फ्रेश रिपोर्ट जिसमें तमाम डिटेल, तमाम जो अदालती सवालात हैं उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कहने पर जो NDMA की रिपोर्ट थी वो वापस कर दी और ताज़ा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह से अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतल्लिक़ अदालत का यह कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने अद्वियात के मामलात को देखना है, मुल्क में जाली अद्वियात जो है वो फरोख्त होती हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के आप सामने चले जाएं, वहां पर जो मेडिकल स्टोर बने हैं वहां पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे जाली अद्वियात फरोख्त होती हैं। और जो शख्स भी जाली अद्वियात बनाता है, फरोख्त करता है, उसे तो मौत की सजा होनी चाहिए, उस पर फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए। लेकिन हमें इस हवाले से जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो किरदार है वो हमें फाल नजर नहीं आता। इसी तरह से वजारत सेहत पर भी अदालत ने जो है वो तशवीश का इजहार किया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे और अद्वियात के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से वजारत सेहत ने सिर्फ लेटर जो है वो सूबों को लिख दिए, जबकि वजारत सेहत को इस मामले पर मुकम्मल जो है वो काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, सूबों से रिपोर्ट हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन अदालत को यह बता दिया गया वजारत सेहत की जानिब से कि इस मामले पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सूबों को खत लिख दिए गए हैं। इसके अलावा वजारत सेहत की रिपोर्ट में कुछ अदालत को नहीं बताया गया। और जो सूबों की जानिब से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला था, इस पर आज अदालत ने पंजाब हुकूमत ने जो 46 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है रवां साल के माली बजट में, वो इस्तेमाल करने से रोक दिया है। और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी लग्जरी गाड़ियां पंजाब हुकूमत के पास हैं और ये गाड़ियां कब खरीदी गई, इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। इसी तरह से रिपोर्ट सिंध हुकूमत से भी मांगी गई थी, लेकिन सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि ये रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन वो तरीकाकार के मुताबिक अदालत में जमा नहीं करा सके, जिस पर अदालत ने उन्हें एक मौका दिया है कि वो ये रिपोर्ट गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से, तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक रकम मुख्तस करने के हवाले से रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत तक अदालत में जमा करा दें। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसी हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जी सही, शुक्रिया इमरान वसीम हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म। अदालत का सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद बताइएगा, 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है दोबारा से कि रिपोर्ट जारी की जाए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्कोद नोटिस केस की समाअत हुई है और अदालत ने सिविल एविएशन के जो कंप्यूटर हैं उन्होंने अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन का कंप्यूटर महफूज नहीं है और सिविल एविएशन अथॉरिटी में होने वाला कोई काम महफूज नहीं रहा। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराने का भी हुक्म दिया है। अदालत का सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार हुआ है और 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क दिए गए कि कंप्यूटर तक गैर कानूनी रसाई पर क्या कार्रवाई हुई। मई में हादसा हुआ, अब तक सिर्फ चिट्ठीबाजी जो है वो हो रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कराची हादसे के पायलट को लाइसेंस 1990 में जारी हुआ था, 2010 से पहले जारी लाइसेंस का क्या करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अब फौरी तौर पर अमली इक़दामात का वक्त है। जहाज का पायलट 300 बंदों की जिम्मेदारी छोड़कर कोरोना पर गुफ्तगू कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको रात को नींद कैसे आती है
آپ کو تو کام اور صرف کام کے نتائج چاہیے۔ اس کے علاوہ MDA-PIA ارشد محمود جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 750 ملازمین کو نکالا ہے جن کی جعلی ڈگری تھی۔ بھرتیوں میں ملوث افراد کو بھی نکالا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ لوگوں نے PIA پر سفر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، جس پر ارشد ملک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ PIA میں 141 جعلی لائسنس والے پائلٹس نکلے ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ PIA کو 450 پائلٹس کی ضرورت ہے ہی کیوں۔ ارشد ملک کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جعلی ڈگریوں والے 15 پائلٹس کو برطرف کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے حکم دیا ہے کہ جعلی لائسنس ہولڈر پائلٹس کے خلاف کارروائی فوری طور پر مکمل کی جائے اور 2 ہفتے میں کارروائی پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے۔ جی صحیح، شکریہ حسین احمد ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔